नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा, प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध। शिमला के गेयटी थिएटर में कवि गोष्ठी का आयोजन। युवा और वरिष्ठ साहित्यकारों ने पेश की रचनाएं। शिक्षक पवन मिश्रा ने अपने जीवन में घटित रचनाओं को कलम के माध्यम से पुस्तक में उकेरा। पुस्तक वो काली रात का किया विमोचन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के विषय पर बोलते हुए कहा कि बच्चों के अभिभावक और अध्यापक ये सुनिश्चित करें कि बच्चों का टीकाकरण समय पर हो। साथ ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि वे बर्फबारी के दौरान सुरक्षित जगह पर रहें ताकि उनके अनमोल जीवन पर कोई संकट न आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मौसम में बदलाव को देखते हुए पर्यटकों से सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटक बर्फबारी के दौरान अपने जीवन को संकट में ना डाले, इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं ताकि पर्यटक किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां उन्हें खतरा हो। और सब लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, आईपीएच डिपार्टमेंट को, तीनों डिपार्टमेंट को पहले कह दिया गया कि वो तैयारी रखें। मौसम के कारण अगर सड़क बंद होती तो सड़क जल्दी खुलनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। अगर पानी कि सप्लाई बंद हो जाती है, प्रभावित होती है, तो वो रिस्टोर होनी चाहिए। और बिजली अगर प्रभावित होती है तो बिजली भी रिस्टोर होनी चाहिए जल्दी से। वहीं बर्फबारी के दौरान जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों को निर्देश दे दिए हैं ताकि आम जनमानस को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपके माध्यम से मेरा सभी जितने भी हमारे टूरिस्ट आए हैं वो सुरक्षित स्थान पर रहें। बर्फबारी की संभावना बहुत ज्यादा है, इस तरह की प्रेडिक्शन है। ऐसी सूरत में हिमाचल आने में कोई परेशानी नहीं है, हिमाचल में रहने के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पर बर्फ गिरने के बाद रास्ते बंद हो जाएं और कोई अपने जीवन को संकट में डाल दें। ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आज हम वैसे पहले ही दिया है, अलर्ट पे पहले रखा हुआ है कि मौसम को देखते हुए जहां ऐसी संभावना है कि बर्फ ज़्यादा पड़ने वाली है, टूरिस्ट वहां पर जाना चाहते हैं या गए हुए हैं, उनको वहाँ से गए हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पर रखें, निकालने आने के लिए आग्रह करें। और उसके साथ वहाँ ऐसे स्थानों पर अगर टूरिस्ट जाना चाहता है तो उनको जाने से रोकें। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के विषय पर कहा कि बच्चों के अभिभावक और अध्यापक ये सुनिश्चित करें कि बच्चों का टीकाकरण जल्द से जल्द हो, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं 15 से 18 साल के, और जो हमारा लक्ष्य था उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके हमने पिछले कल एक दिन में टीकाकरण का ये अभियान जो है पूरा किया। ऐसी सूरत में मैंने विशेष तौर से पिछले कल भी आग्रह किया है, जो पेरेंट्स हैं वो सुनिश्चित करें कि 15 से 18 साल के जो भी बच्चे उनके हैं उनके लिए टीका लगाने के लिए जो नियरेस्ट उनका वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर जाएँ और जा करके बच्चों को टीका लगवाएँ। और इसके साथ साथ में जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उन सभी से भी हमने आग्रह किया है कि वो सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जो 15 से 18 साल की आयु में हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वो टीकाकरण में प्रेरित करें और उसमें फैसिलिटेट भी करें, उनको मदद करें। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार मजदूरों और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार द्वारा बोर्ड में योजनाओं को बढ़ाकर 13 कर दिया गया है, जिसका प्रदेशवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मजदूरों के हितों को देखते हुए विभिन्न फैसले लिए हैं जो मजदूरों के बच्चों की शिक्षा और विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 13 योजनाएं जयराम सरकार द्वारा मजदूरों के हितों में चलाई जा रही है और मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। ये बात भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि श्रम पंजीकरण के तहत जो मजदूर अभी पंजीकृत नहीं है उनके लिए विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मिशन रिपीट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इस पर विभिन्न सुझाव उनके समक्ष आए हैं, जिस पर प्रदेश सरकार ने अहम फैसले लेते हुए सभी फैसले मजदूरों के हितों में लिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड जो मजदूरों के लिए बेहतरीन योजनाएं और माननीय जयराम ठाकुर जी ने जो पहले 6 योजनाएं थी उनकी संख्या भी बढ़ाई, 13 योजनाएं की है, अमाउंट भी बढ़ाया मजदूरों के लिए, मजदूरों की शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट में बढ़ोतरी की और जो पंजीकरण की व्यवस्था है, जो लोग छूट गए हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके पंजीकरण के लिए भी हम अवेयरनेस कैंप पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे। मिशन 2022 फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बने, इसलिए जो प्रदेश के मजदूरों के लिए भी जो योजनाओं में कुछ सुझाव आए थे, प्रदेश भर का प्रवास किया, लगभग सभी जिलों का प्रवास करके जो सुझाव वहां से आए हमने वो सारे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे और उन्होंने कैबिनेट में पारित करके सारे फैसले मजदूरों के हित में किए हैं। प्रदेश की सरकार मजदूरों के विकास के लिए नई योजनाओं और बाकी सारे विषयों के लिए भी कृत संकल्प है। माननीय जयराम ठाकुर जी ने और हमारे जो उद्योग मंत्री हैं विक्रम ठाकुर जी ने भी लगातार स्वयं प्रवास करके और मजदूरों का बेहतर और उनके बच्चों का विशेषकर मैंने कहा हमने जो सुझाव भी रखा था कि बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा के बजट में भी कई गुना बढ़ोतरी की है। और योजनाओं का भी हमने कहा ही है कि जो छूट गए मजदूर उनको भी हम पंजीकरण के लिए हमारा बोर्ड एक बड़ी योजना के साथ गांव-गांव तक इंटीरियर क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे ताकि जो मजदूर छूटे हैं उनको भी इन सारी योजनाओं का लाभ मिले। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर भी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान कामगार कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में है और हम बाकी योजनाओं के लिए भी संपर्क करके मजदूरों को इसके साथ जोड़ेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने अपने जीवन में घटित घटनाओं को अपनी कलम के माध्यम से एक पुस्तक में उकेरा है। मंगलवार को शिमला के रोटरी टाउन हॉल में सच्ची घटना पर आधारित पुस्तक वो काली रात का विमोचन किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने खुद के साथ पेश आए वाक्यों को साझा किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी संस्कृति और देव परंपराओं से जुड़े रहें और पाश्चात्य संस्कृति की ओर प्रभावित ना हों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने लोगों विशेषकर युवा वर्ग से हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और देव परंपराओं को संजोए रखने की अपील की है। शिमला के रोटरी टाउन हॉल में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान पवन मिश्रा ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है और इस दुनिया में ईश्वर से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। शिक्षक पवन मिश्रा ने एक सच्ची घटना पर आधारित वो काली रात पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय केवल शर्मा ने किया। इस पुस्तक के जरिए लेखक पवन मिश्रा ने अपने जीवन और परिवार के साथ घटित अदृश्य घटनाओं का जिक्र किया है। वर्तमान में मैंने देखा कि हम शायद अपने संस्कार और संस्कृति को भूले हैं और शायद उसी भूल के कारण जो मेरे परिवार ने सहा, जब मैं नाभा सेट नंबर 2 ब्लॉक में शिफ्ट हुआ तो 5-7 दिन के बाद ये ऐसी घटना शुरू हुई। गाड़ी के चारों टायर अचानक फट जाना, 16 छेद होना, तो उसका ऐसा क्रम चला। बाद में बच्चे के ऊपर उसका अटैक हुआ, बच्चा मौत से बचा। तो जब हमने सारे इस चीज़ को देखा तो मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं हम शायद जो हमारी भावी पीढ़ी है उसने हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो पूजा पत्ती है, उसमें कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूटा है। तो इस घटना के साथ साथ मैंने उस चीज़ को उजागर करने का प्रयास किया है कि हमारा जो ये संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मंत्र हैं, इनमें बहुत ताकत है, परंतु बीच में कुछ जो ओझा है
जिनको शायद पूरा ज्ञान नहीं है, वो लोगों को भटकाते हैं और उस भटकाव के कारण लोगों का विश्वास जो है हमारी संस्कृति के ऊपर से उठ रहा है। ऐसे में सच्ची घटनाओं का वर्णन भी किया है। तो मैंने प्रयास किया है और आजकल देखो इसका रास्ता दूसरे धर्मों की तरफ है। लोग जब यहाँ थक रहे हैं, लगता नहीं कुछ नहीं है, बकवास है, तो कोई दूसरे धर्म, कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम धर्म की तरफ जा रहा है। तो मैंने वो भी प्रयास किया है कि ठीक है, हमें चाहिए कि हमारे जो धर्म गुरु हैं या इस संस्कृत के विद्वान हैं, जो सच है वो हमारे लोगों को बताना चाहिए। और संस्कार में कहीं अगर डेविएशन आई है, कहीं भटकाव हुआ है, तो उसकी तरफ रास्ता लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये भटकाव ही था जो हमने सहा है, क्योंकि हम लगभग 1.5 वर्ष तक उस चीज़ का समाधान ढूंढते रहे और अंत में समाधान बिल्कुल छोटा था उसका। जब अंतिम जगह गए तो प्रसाद खाए और सब ठीक हो गया। हाँ, ऐसा जितने भी हमने जहाँ भी गए सब ने कहा कि एक भटकी हुई आत्मा, शायद उसको मुक्ति नहीं मिल पाई, वो घर बहुत लंबे समय तक खाली भी रहा था, तो उसका शायद वहाँ वास हो गया। जितने धर्म गुरु में जहाँ भी किया और जो हमने एहसास किया, हमें किसी के होने का हमेशा वहाँ एहसास होता था। अचानक ऐसे अदृश्य रूप से किलों का उड़ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें अदृश्य ऐसी घटती थी जो मेरे ख्याल में ऐसी शक्तियाँ ही कर सकती हैं। मैं यही कि ऐसा जो जैसे आत्मा ही परमात्मा ऐसा कहा गया है, तो मुझे इस घटना से पूरा विश्वास हो गया है कि आत्मा जरूर होती है। और आत्मा को कई बार आत्मा का ध्यान पीछे रह जाता है। जब वो देह छोड़ती है तो आगे जाने का उसका रास्ता, जो संस्कार बताए गए, मेरे ख्याल संस्कार ढंग से ना हो तो आत्मा भटकती रहती है जब तो उसको आगे का रास्ता नहीं मिले। उस भटकाव को मैंने देखा है। मेरे बेटे की पीठ पर ना ऐसे निशान आते हैं, जैसे मारपीट के निशान, दांतों के निशान, उसमें थूक भी होता था। ऐसी बहुत सी घटनाएं ऐसी जिसे एहसास होता था और उसकी बातचीत भी चलती थी। वो कहते कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं इसलिए कष्ट दे रही हूँ। नहीं, गाड़ी के ऊपर उसके बेटे, बाकियों के ऊपर नहीं, सिर्फ बेटे के ऊपर। जैसे जुबान बंद कर देना, आंखों की रोशनी चले जाना, सुनाई नहीं देना, गला घोंट देना और किसी चीज़ से मारना, उठा के दीवार में पटक देना, ऐसी बहुत, दीवार पे लिख के कई बार लिख के आना, ऐसी बहुत सी घटनाएं घर में निरंतर घटती थी। यही कि अपनी संस्कृति जो है बहुत मजबूत है, हमें विश्वास करना चाहिए और अच्छे जो ज्ञानी हैं, इसके अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, उनसे रास्ता पूछना चाहिए और अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो शायद आत्मा का परमात्मा के में विलय के लिए कुछ न कुछ तो धर्म पे विश्वास करना ही चाहिए। बिल्कुल, अब इस घटना से तो यही हुआ कि अगर ये चीज़ें हैं तो परमात्मा भी है और ऐसा परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। हिमाचल प्रदेश के एसएमसी अध्यापक संघ ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी संघ की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। संघ के चेयरमैन राजेश भारत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को देखते हुए उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की गई तो वे प्रदेश व्यापी रैली निकालकर अपना रोष प्रकट करेंगे। आज हमारा हिमाचल प्रदेश संघ का एक डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री के ओकओवर निवास में सुबह मिला, जिसमें सभी 12 जिले के अध्यक्ष और हमारे राज्य के अध्यक्ष, महासचिव सहित सभी लोग उपस्थित थे। और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष जैसा कि लगातार हम अपनी समस्याओं को रखते आ रहे हैं, हमने अपनी मांग रखी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया कि आपके लिए जल्द ही स्थायी नीति बनाई जाएगी। और हम सभी ने अपनी पुरजोर तरीके से अपनी यही मांग रखी है कि जल्द से जल्द स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में जो अस्थायी भर्तियां कहलाती है, पीटीए, पैट, पैरा का 12,000 के करीब जो लोग लगे थे, उनका जब माननीय मुख्यमंत्री ने उनका निदान कर दिया तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपनी ये भी बात रखी कि अगर आप जल्द से जल्द इस तरह का स्थायी नीति नहीं बनाते हैं तो लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं हमारे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जल्द ही अपना जो है आक्रोश रैली के माध्यम से अपना संख्या बल दिखाएंगे। और कुछ समय जो उन्होंने लिया है, इसके साथ ही जैसा कि हम अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ जो है समय समय पर हिमाचल शिक्षक महासंघ एसएमसी हितों के जो मुद्दे हैं उनको उठाता है, उसके लिए भी हम संघ की ओर से, अपने पूरे संगठन की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर हमारी मुख्य मांग जो है नियमितीकरण की उसको उठाता रहता है। और आपके माध्यम से मैं ये भी सरकार को आगाह करना चाहता हूँ
कि अब सब्र बहुत हो गया है। सब्र जितना एक होता है, हम 5 साल से कर रहे हैं, ये 2012 से कर रहे हैं, और सब्र का बांध कहीं टूट ना जाए। हम आपसे इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ ये अपनी बात रखते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी समस्या का निदान करें। शिमला पेंशनर्स एसोसिएशन शिमला शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने प्रदेश सरकार पर पेंशनरों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने भाषण में पेंशनरों की मांगों पर अहम फैसला सुनाने की बात कही थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई अहम फैसला नहीं लिया गया। हिमाचल गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के पे स्केल की नोटिफिकेशन कर दी है पंजाब के पैटर्न पे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक पेंशनर्स जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई भी भरसक प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं। अब हालांकि ऐसे कोरोना के टाइम में पेंशनर्स कई वृद्ध हैं, कई बीमारी से पीड़ित हैं, कईयों स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पेंशनर्स का भी कम से कम जल्दी से जल्दी जो भी पेंशन फिक्स होगी पंजाब के पैटर्न में की जाए, और इसके बारे में सरकार जो है जल्दी से प्रक्रिया प्रोसेस में डाले। और इसके अलावा पेंशनर्स की बहुत सारी मांगे थी। एक तो 65, 70 और 75 साल की उम्र में क्रमशः 5, 10 और 15% मूल पेंशन में पेंशन वृद्धि की बात थी, जो कि पंजाब ने कर दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल जो है उनके लगभग साल से ज़्यादा पीरियड के बहुत सारे विभागों में लंबित पड़े हैं, तो उनकी भी जल्दी से भुगतान किया जाना चाहिए। और इसके अलावा हमने ये भी मांग रखी थी पेंशनर्स के लिए कम से कम शिमला शहर में जो है पेंशन भवन बनाने के लिए कहीं लीज पे भूमि अलॉट की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगों में है। सरकार के लिए हमारी जो स्टेट बॉडी है HR वशिष्ठ जी जिसके अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में कई बार जो यहाँ पत्र लिखे गए, अभी तक हमें मिलने का टाइम नहीं मिला। लेकिन 3.5 वर्ष पहले सुंदरनगर में पेंशनर्स डे पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि अभी शिमला वापस जाने पे मैं तुम्हें इसके लिए जो तुम्हारी एसोसिएशन है उनको बुलाऊंगा और उसमें इसके बारे में JCC के बारे में कोई ना कोई निर्णय होगा। लेकिन वो अभी तक अनसुना ही किया गया है। वक्त पूरे प्रदेश में लगभग 1,52,000 पेंशनर्स हैं, जिसमें इकलौते शिमला शहर में कैपिटल में लगभग 16,500 पेंशनर्स हैं। तो ये अभी तक आशावादी है कि इनकी मांगे पूरी होगी। अब मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारे जो अभी स्टेट बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं 15-16 तारीख को जनवरी की, तो उसमें निर्णय लिया जाएगा और जो नई बॉडी आएगी वो अगली एक्शन के लिए क्या कार्य करेगी, क्या रूपरेखा होगी, वह तय करेगी। लेक्चरर पद पर किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए और एक ही नाम से प्रवक्ता पाठशालाओं में स्थापित होने चाहिए। ये बात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार का नए वेतनमान की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी आभार जताया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार का नए वेतनमान की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बाद भी स्थितियों को संभाल के रखा और अपने कर्मचारियों को उनके हक दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की राहतें प्रदान की गई और कुछ मसले हाई पावर कमेटी को निर्णय करने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय से कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी सेवाएं बहुत ही कम वेतन और खराब आर्थिक स्थिति में कंपनी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को दी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार में SMC पर तैनात शिक्षक भी अपने लिए स्थायी नीति की उम्मीद पर बैठे हैं। साथ ही कई वर्षों से विद्यालयों में वोकेशनल अध्यापकों को भी कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की कि समान काम के लिए समान वेतन की नीति को अपनाया जाए और इस तरह का शोषण बंद किया जाए। पवन मिश्रा ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाए जाते हैं। वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित न रहें। इस प्रकार की राष्ट्र हित में नीति बनाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी वर्ग के शिक्षक का पूरा ध्यान राष्ट्र हित में छात्र हित की तरफ रहे और वे अपनी पूरी ताकत और हुनर के साथ अच्छे नागरिकों का निर्माण करें। हमारे कुछ
बहुत सी मांगे तो पूरी भी होगी, तो कुछ बड़ी जो मांगे 2-3 रहती हैं उन विषयों को आज हमने रखने का प्रयास किया। जैसे एसएमसी का मुद्दा काफ़ी समय से लंबित है। हमने बहुत बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आपने पैट, पैरा, पीटीए जो लगभग 11-12 हज़ार संख्या थी, इनको तो नियमित कर दिया। थोड़े से छोटी सी संख्या 2000 की रही है, इनको भी तर्क संगत नीति बना के अपने अधीन सरकार ले, ये सबसे बड़ी मांग है। दूसरा कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा है। लगभग 25 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं और लगभग वही 8 और 12 हज़ार के बीच में तनख्वाह है। हालांकि वर्तमान सरकार ने थोड़ी सी इनकी बढ़ाई है, परंतु फिर भी ये शोषण है। क्योंकि जब भी मैंने पहले भी कहा, जब ये लगे थे तब ये छोटा परिवार था, जिन्हें परिवार बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, आप 12,000 में गुजारा, तो विभाग इन्हें तर्क संगत नीति बनाकर अपने अधीन ले, ऐसा। और एक एलटी और शास्त्री, ऐसी सरकार ने केवल घोषणा भी की विभिन्न मंचों से, इनको तुरंत जो है टीजीटी का दर्जा जो है इनका बहाल किया जाए और अपना ये जो लेक्चरर न्यू शब्द हटा के लेक्चरर ही होने चाहिए, तो न्यू शब्द को जल्दी हटा के लेक्चर का पद जो बहाल किया जाए। और 2010 से पहले जो लोग जो टीजीटी अपॉइंट है उनके ऊपर ये ऑप्शन की बाध्यता ना हो, वो ख़त्म की जाए। कोर्ट का अगर कोई ऐसा है तो वो 2010 के बाद जो नियुक्त हुए उनके ऊपर वो बाध्यता लगाई जाए, ऐसा। और डीपी में 2 तरह का ग्रेड पे दिया जाता है, एक आपका 54 है, एक 5000 का है, तो वो असमानता न रखे, दोनों सभी डीपी को एक समान वेतनमान, एक समान ग्रेड पे 54 का दिया जाए। और वोकेशन जो आपके ट्रेनर है, डाटा ऑपरेटर है या डायरेक्टर में अकाउंटेंट्स लगे 9-9 हज़ार के ऊपर लगे हैं, इनको भी तर्क संगत नीति बना के विभाग इनका उचित प्रबंध करे। बिल्कुल उन्होंने कहा कि इनमें से ये तो सारी मेरी घोषणाएं हैं, हम जल्दी द्वारा बैठ के, और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा तो उसी दिन कि हाँ जो आपने हाई पावर कमेटी बनाई है उसकी मीटिंग बुला के इनके जितने मुद्दे हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो उन्होंने आश्वासन दिया और शायद कल परसों द्वारा हमारे एक छोटे ग्रुप की बैठक इनके साथ होने वाली है। सिस्को संस्था के प्रदेशाध्यक्ष महेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे रोपवे पर सरकार से पुनः विचार करने की मांग की है। महेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नौराधार से चूड़धार तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 8 किलोमीटर है और इस पर करीब 2,500 करोड़ का खर्च होना है, जिसे कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये रोपवे पुलवाहल से बनाया जाए तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी और इससे फंड की भी बचत होगी, साथ ही ये कार्य जल्द पूरा होगा। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत सारे रोपवेज की घोषणाएं करी। उनमें से एक रोपवे जो नौराधार से चूड़धार के लिए लगना है, उसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 किलोमीटर की है। ये जो रोपवे जो लगना है, इसका जो खर्चा जो सरकार ने भी बताया है वो 2,500 करोड़ रुपए की लागत से यह रोपवे बनना है। जो इससे चूड़धार के जो शॉर्टेस्ट जो गांव है वो आपके सरा है, पुलवाहल है, एक काकराधार है। अगर यहाँ से अगर रोपवे बनता है, काकराधार से हाली होगा तो 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी। अगर मढ़ा से अगर रोपवे लगता है तो वहाँ से जो दूरी है वो लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की होगी। अगर लिहाट गांव से अगर ये रोपवे बनता तो उसकी जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर का है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चूड़धार एक ऐतिहासिक मंदिर है और अगर यहाँ से लिहाट से अगर ये रोपवे बनता है या मढ़ा घाटी से रोपवे बनता है, यहाँ से जो है जितने भी लोग श्रद्धालु है वो सभी लोग, इवन सिरमौर के भी जो लोग हैं वो भी सरा या पुलवाल होके ही चूड़धार जाते हैं। साथ में शिमला से 80 किलोमीटर की दूरी पे ये पुलवाल पड़ता है और सोलन से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये जो क्षेत्र पड़ता है। सभी लोगों को आने जाने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, ऑल ओवर हिमाचल, अदर जितनी भी स्टेटें हैं उनको आने के लिए सबसे जो नियरेस्ट जो जगह है वो पुलवाल ही सूट करता है। इसके साथ साथ सरकार का इसमें पैसा भी बचेगा। मैं सरकार से ये माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस दिन में एक बार फिर से इस बारे में एक बार फिर से विचार विमर्श करें और जो ये रोपवे है ये एक बार फिर आप जो पुलवाल या मढ़ा से जहाँ से भी ये जो कम डिस्टेंस में और कम खर्चे में ये जो बनना है, आप काइंडली इस बारे में एक बार विचार विमर्श जरूर करें। जी, मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैक्सिमम पेपरों में ये खबर लगवाई थी और जितने भी लोगों से मैंने आग्रह किया हम थोड़े टाइम में सीएम जयराम ठाकुर जी से मिलेंगे और इस विषय के बारे में बात करेंगे।
सरकार की अनदेखी से नाराज भाषा अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाषा अध्यापकों का कहना है कि कमीशन क्वालिफाई करने के बावजूद भी सरकार द्वारा उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है और वे पिछले 3 महीनों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जल्द सरकार से उन्हें नियुक्ति देने की मांग की। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कमीशन वालों को अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो है शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ रहा है, नियुक्ति देने के लिए आना पड़ रहा है। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। हम भाषा अध्यापक पोस्ट कोड 814 के अंतर्गत हमारा चयन 12 नवंबर 2021 को फाइनल रिजल्ट जो चयन बोर्ड हमीरपुर ने घोषित किया था, उसके पश्चात आज लगभग तीसरा महीना 12 जनवरी से शुरू होने वाला है। अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिली है। हम में से हमारे हिमाचल में 4 जिलों में जो है नियुक्ति हो गई है, जिसमें 200 बच्चे जो 200 जो टीचर हैं वो अभी नहीं लगे हैं। तो 29 को जैसे नियुक्तियाँ मिल चुकी है। जैसे किन्नौर जिले में नियुक्ति हो चुकी है, सोलन में नियुक्ति हो चुकी है, ऊना में हो चुकी है, तो इन और हमीरपुर में हो चुकी है। बाकी के 8 जिले जो मंडी है, मंडी में नहीं हुई है अभी, और हमारे यहाँ शिमला में नहीं हुई है, और सिरमौर में नहीं हुई है, कांगड़ा में नहीं हुई है, चंबा, जो जितने भी 8 बचे हैं उनमें अब तक नियुक्ति नहीं हुई और 3 महीने होने वाले हैं। और ऐसी क्या विडम्बना हो गई है कि कमीशन इस तरह से कमीशन निकालने के पश्चात भी हम लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए सरकार से मिलना पड़ रहा है। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और ओकार्ड इंडिया दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा एवं वरिष्ठ साहित्यकारों ने उपस्थित जनों के समक्ष अपनी रचनाएं पेश की। शिमला के गेटी सभागार में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और ओकार्ड इंडिया दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साहित्यकारों के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकारों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सभी ने अपनी अपनी रचनाओं को उपस्थित जनों के समक्ष रखा। कि मैं बिरह के करुण रुदन गीत गाऊं, मैं बिरह के करुण रुदन गीत गाऊं, प्रियतम का ठौर मैं कैसे पाऊं, प्रियतम का ठौर मैं कैसे पाऊं। फिर हुए पूरे 5 वर्ष, हुआ ऐलान चुनाव का, कर दी लागू आचार संहिता, सहारा था जनमत का। छपने लगे रंगीन पोस्टर, होता है ना अब चुनाव का समय जैसे ही शुरू होगा काफी ज्यादा, तो छपने लगे रंगीन पोस्टर, विश्वास जगा जीत का, कहीं मिला लालच शराब का, तो कहीं था जाल पैसों का। हुई आरंभ विशाल रैलिया, अजी हुई आरंभ विशाल रैलिया, चला सिलसिला आरोपों का, सरकार पुरानी थी निगाहों में, निशाना था विरोधियों का। उम्र दराज ना बने, उम्र को दराज में रख दें, जो खाएं जिंदगी में मौत का इंतजार ना करें। जिनको आना है आए, जिनको जाना है जाए, पर हमें जीना है ये ना भूल जाए। अलग पैगाम लिए सैलानियों को आमंत्रित करती, हरियाली को सफेदी में तब्दील करती, पहाड़ों पर बर्फ। सुंदरता इसकी मनभावन, पर किसी को देती है ये चुभन। पशु पक्षी आवास छोड़ भटकते वन उपवन, कड़कती ठंड लिए चांदी की चादर ओढ़े पहाड़ों की बर्फ। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला भाषा अधिकारी अनिल कुमार हाटा ने गोष्ठी की विस्तृत जानकारी साझा की। आज यहाँ पर ओकार्ड इंडिया और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अकादमी द्वारा 1 सप्ताह तक साहित्य उत्सव यहाँ पर किया गया, जिसके संदर्भ में यहाँ पर देश के लगभग 15 प्रकाशक और अकादमी की भी कुछ पुस्तकें इस पुस्तक प्रदर्शनी में लगी है। और इसके साथ साथ पुस्तक प्रदर्शनी के साथ साथ जो है यहाँ पर साहित्य उत्सव भी मनाया गया। इस उत्सव के समापन अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें विभाग को ओकार्ड इंडिया और
हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी भी अपना सहयोग दे रही है और इस कार्यक्रम में विशेष करके जो बाहर से कुछ साहित्यकार आए हैं उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है और यहाँ के युवा और वरिष्ठ साहित्यकारों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने से एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 से 9 दिसंबर तक प्रदेश के मध्यम और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, जिससे प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 7 से 9 दिसंबर तक प्रदेश के मध्यम और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव के साथ ही बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 9 जनवरी तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 2 दिन बारिश की संभावना है। वहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि ऊपरी क्षेत्रों में आगामी दिनों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बारिश और बर्फबारी के दौरान घरों में ही रहने की लोगों से अपील की है। देखिए, आने वाले दिनों में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आ रही हैं और उसकी वजह से जो है करीब 5 से 6 दिन जो है मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लगभग जो है मिडिल और अपर हिल्स के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे बारिश या बर्फबारी होगी और उसके बाद जो है कंटिन्यू करेगा स्पेल और उसमें 5 और 6 तारीख को मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है, जिसमें शिमला शहर में भी संभावना है। उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख तक जो है बाकी के भी जो एरियाज़ हैं ज़िले हैं जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर, शिमला, इन ज़िलों में भी मॉडरेट स्नोफॉल और कुछ ज़िलों में कुछ हिस्सों में जो है हैवी स्नोफॉल होने की संभावना भी है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं अगले 5 से 6 दिन की, तो इन दिनों में मौसम जो है ख़राब रहेगा। बारिश जो हिमाचल प्रदेश के जो लोअर एरियाज़ हैं जैसे जिसमें बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, इन इलाकों में बारिश और मिडिल और हाई हिल्स जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बर्फबारी। हाँ, हैवी स्नोफॉल का देखिए 5 तारीख में भी हमने कुछ जैसे शिमला के ऊपर एरिया जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू, इन ज़िलों में क्योंकि एक तो टूरिस्ट्स का भी काफ़ी रस रहता है, अदरवाइज़ भी क्योंकि रोड्स हैं यहाँ पे तो काफ़ी स्लिपरी रोड्स हैं, तो वहाँ पे भी हमने अलर्ट्स रखा है 5 और 6 तारीख को। और उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा कि 7, 8, 9 तारीख में भी संभावना है कि मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल कुछ जो है हिस्सों में, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू और चंबा, इन इलाकों में भी कुछ हिस्सों में जो है हैवी स्नोफॉल हो सकता है। क्रॉप्स के लिए तो स्नोफॉल ठीक है क्योंकि जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, एप्पल्स के लिए चिलिंग काफ़ी फ़ायदा होता है कि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एप्पल्स के लिए अच्छा है। और नीचे भी फ़ायदा है, बारिश का कोई सच कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। टेम्परेचर की स्थिति अभी जो है -5.6 केलोंग में लोएस्ट है प्रदेश में, और शिमला में कुफरी में 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और बाकी के भी जो इलाके हैं वहाँ भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। शिव मंदिर दाड़लाघाट में हिमाचल प्रांत का धर्म रक्षा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बजरंग दल के अखिल भारतीय सह संयोजक नीरज दनोरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर जिला दाड़लाघाट से कार सेवकों को सम्मानित भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद जिला दाड़लाघाट द्वारा शिव मंदिर दाड़लाघाट में हिमाचल प्रांत का धर्म रक्षा अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बजरंग दल के अखिल भारतीय सह संयोजक नीरज दनोरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन निश्चित ही कार्यकर्ताओं एवं हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से संगठित रहें तब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले ही इस आर्यव्रत के निवासी हिंदू हैं। जातियां विभिन्न हो सकती हैं लेकिन धर्म सभी का हिंदू ही है। इस मौके पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार कार्यक्रम में साझा किए। इस कार्यक्रम में 1990 और 1992 में जो कार सेवक राम मंदिर के कार सेवा में अयोध्या जी गए थे, उनमें 20 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का यह कार्यक्रम रखा गया था। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय सह संयोजक राष्ट्रीय बजरंग दल के श्रीमान नीरज धनोरिया जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से 20 कार्यकर्ताओं में से कुछ कार्यकर्ता अस्वस्थता के कारण और कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के कारण इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। तो हिंदू समाज यदि समरस भाव से संगठित होकर रहेगा तो उसी में भारत का, हिंदू समाज का, सारी सृष्टि का कल्याण निहित है। तो इस कार्यक्रम में आज सभी कार सेवकों को का जो है वो सम्मान प्रकट करते हुए भावी पीढ़ी भी इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों में इस प्रकार के। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।